जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हम जो रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस हैं ये पढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर में भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। कहते हैं जो गामा रेडिएशंस एमिट होती हैं कोबाल्ट 60 से ये क्रॉप्स की जो पैदावार है उसको इंक्रीज करती हैं। और फास्फोरस 32 जो है ये फर्टिलाइजेशन की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। क्या फास्फोरस 32 के ये पौधे जो प्लांट है या क्रॉप है उसने अगर आप उसमें आपने फर्टिलाइज़र डाली है तो फर्टिलाइज़र कितनी अमाउंट में उसने प्लांट ने या क्रॉप ने टेकअप की है, तो आप फास्फोरस 32 से को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बायोलॉजिकल फील्ड में ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वहाँ पे आप इसको ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन 18 को। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये एनवायरनमेंट से आती है, वाटर ज़मीन से आता है रूट के ज़रिए और जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल जो है ये प्लांट के अंदर मौजूद होता है, तो ये आपके पास से ग्लूकोज बनता है और साथ इसके ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रही है, इसमें ऑक्सीजन के जो एक स्टेबल आइसोटोप है ऑक्सीजन 16 और अनस्टेबल आइसोटोप जो है इसमें ऑक्सीजन 18 भी है। तो हम पता करना चाह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन पैदा होने वाली ऑक्सीजन है, जो हमें सांस लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्या ये कहीं ओ 18 तो नहीं है? क्योंकि ओ 18 जो है उसका थोड़ा सा हेल्थ इशू है। ओ 16 जो है जो आप सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो जो कदरे बेहतर है ओ 18 की निस्बत। तो ओ 18 जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा हाई मास वाला आइसोटोप है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें O2 तो 16 मल्टीप्लाई 32 आता है इसका मास, तो यहाँ पे 36 आता है, यहाँ पे 36 आता है। तो यहाँ पे जो मास है ऑक्सीजन की वो 32 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मास है अगर वो 18 वाली ऑक्सीजन है तो 36 है, तो हाई मास वाली ऑक्सीजन कहलाती है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो पौधे ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, क्या ये O18 है या O16 है। इसके लिए हम ये फिर ये काम करते हैं कि हम प्लांट को जो है एनवायरनमेंट देते हैं। प्लांट को आपने केज कर लिया, कैमोफ्लेज कर लिया, उसके अंदर आप ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे आप इसको लेबल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, वो 18 वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप यूज़ कर रहे हैं। यानी पानी जो है ये नीचे से आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, आप कह रहे हैं कि हम ओ CO2 18 CO2 18 वाला कार्बन डाइऑक्साइड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो O18 जो है ये आप इसलिए यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि आप देख सकें कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकली है। अगर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकली हुई तो फिर ये O18 होगी, लेकिन ये वाटर से भी आ सकती है, तो वाटर से भी ये ऑक्सीजन मिल सकती है। तो अगर ये वाटर से मिली तो फिर ये 16 होगी। तो अगर क्या ये 16 है या 18 है, इसको आप मास स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर तो ये CO2 से ऑक्सीजन निकले तो इसे 18 होना चाहिए, अगर वाटर से ऑक्सीजन निकले तो इसे 16 होना चाहिए। 16 वाली ऑक्सीजन होनी चाहिए, यानी ओवरऑल मास 32 होगा या 36 होगा। तो आप मास स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करके कि ऑक्सीजन इसमें से किस किस्म की प्रोड्यूस हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ से फिर आपको ये बात पता चलेगी कि ये जो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन पैदा हो रही है वो O18 नहीं है बल्कि O16 है। तो ये वाटर से आ रही है, यानी ये वाटर से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये वाली ऑक्सीजन नहीं आ रही। कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ऑक्सीजन है वो जा रही है ग्लूकोज में या वाटर में, यानी जो ग्लूकोज बन रहा है वहाँ पे हो सकता है कि O18 मौजूद है,
और वाटर में भी O18 मौजूद है। तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है, ये जा रही है शुगर बनाने में, यानी ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल हो रही है, या फिर पानी बनाने में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रही। ऑक्सीजन जो है ये वाटर से बन रहा है, यानी यहाँ से बन रहा है। तो इससे फिर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसको आप इस एप्लीकेशन यदि हम रेडियो आइसोटोप बोलेंगे कि इसका जो O18 आइसोटोप है, तो वो हम उससे जो है इस मैकेनिज़्म से उस पैदा होने वाली ऑक्सीजन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ से आई। ये पानी से आई या कार्बन डाइऑक्साइड से आई। तो हमें ये पता चला ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आई, ये पानी से आती है। इसके अलावा कहता है द मैकेनिज़्म ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें अगर हम मूवमेंट जो है हो रही है उसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो भी हम आइसोटोपिक लेबलिंग से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आगे है कि डेड मैटर आपके पास है, तो उसकी आप एज का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। ये विलियर्ड एफ लिबे ने ये सबसे पहले ये पता चलाया था, और उसी को फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला, $8 मिलियन इसको मिला। अब इसका जो मेथड है वो क्या है कि मेथड ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं पौधे, किसके लिए, अभी हमने देखा ग्लूकोज बनाने के लिए और ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है ये स्टेट 12 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। तो ये कहता है कि जो 12 है ये अबंडेंट है, नेचर में अबंडेंट है और स्टेबल आइसोटोप है। 14 जो है ये अबंडेंट नहीं है, ये बहुत कम क्वांटिटी में नेचर में पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी इस्तेमाल कर रहा है पौधा, ये डिपेंड करता है, ये दोनों किस्म की वो इस्तेमाल करेगा, ये वाली भी इस्तेमाल करेगा, ये वाली भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में दोनों तरह की कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। भले ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, ये कम में है, लेकिन है तो सही। कार्बन जो 14 है ये बनती कहाँ से है, ये बनती, ये इक्वेशन एक लिखी हुई है कि नाइट्रोजन जो 14 है ये एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है, तो ये कार्बन 14 में चली जाती है प्रोटॉन एमिशन से। तो ये कार्बन 14 नेचर में जो है कैसे बन रही है, ये यहाँ से पता चलता है कि नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करती है। और न्यूट्रॉन कहाँ से आता है, न्यूट्रॉन आता है कॉस्मिक रेस से, सन की कॉस्मिक रेस से न्यूट्रॉन आता है। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, तो न्यूट्रॉन नाइट्रोजन से रिएक्ट करके कार्बन 14 बना देता है। तो ये कार्बन 14 जो है ये पौधे जो है इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन 14 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 12 वाली भी मौजूद है और CO2 14 वाली भी मौजूद है। तो प्लांट उसे हासिल करते हैं। तो प्लांट जो है वो एनिमल भी प्लांट को खाते हैं। तो इसका मतलब है कार्बन जो 14 है ये एनिमल में भी आ गई है, 12 भी एनिमल में मौजूद है और 14 भी एनिमल में मौजूद है। जिस वक्त तक जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहती है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, तो उसमें एक सर्टेन रेशो फिक्स रहती है, यानी एक ख़ास रेशो होती है C14 और C12 की। तो ये तकरीबन कांस्टेंट होती है, पौधों और जानवरों में तकरीबन ये कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इंसान जो है वो भी पौधों को खा रहा है और पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन 14 हासिल कर रहे हैं। और कार्बन 14 नाइट्रोजन से जो पैदा होने वाली कार्बन है वहाँ से आ रही है, वहाँ से वो नाइट्रो कार्बन 14 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में। और उसी कार्बन 14 और कार्बन 12 की जो रेशो है, एक ख़ास रेशो, वो जानवरों और पौधों दोनों में मौजूद रहती है। दी रेशो इज सेम, ये रेशो कहता है उतनी ही है जितनी कि एटमॉस्फेयर की रेशो है। लेकिन जब ये ऑर्गेनिज्म डाई कर जाती है, जब डाई करती है तो कार्बन चोपीरा 14 कोई मन्ना के कम करना उन्होंने मरे लाई सटा ये अरीज मुस्तफ़ा का जो है ना, ये कहाँ से आ गई बीच में, इसका जो माइक है वो खुला हुआ है। ये चलेंगे, अब ठीक हो गया। अब कार्बन 14 जो थी वो कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में प्लांट ने हासिल की, प्लांट से एनिमल में आ गई। तो जब एनिमल में आई तो ये इसकी खास रेशो है कार्बन 14 डिवाइडेड बाई कार्बन 12, ये खास रेशो प्लांट और एनिमल में मौजूद है।
कोई बात नहीं। अच्छा, रीच मसला कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं, होता रहता है ये चीज़ें। अच्छा, कार्बन 14 और कार्बन 12 की जो रेशो है ये आपकी एनवायरनमेंट में भी मौजूद है, प्लांट के अंदर भी मौजूद है, एनिमल के अंदर भी मौजूद है और ये रेशो तकरीबन सेम है। लेकिन जब प्लांट या एनिमल डाई कर जाते हैं तो फिर कार्बन 14 जो है वो डिके होना शुरू हो जाता है। कार्बन 12 डिके नहीं होता, वो रेशो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है। लेकिन कार्बन 14 डिके होता है। कार्बन 14 कैसे डिके होता है? ये नाइट्रोजन में चला जाता है और फिर बीटा पार्टिकल एमिट कर देता है। तो ये कब होता है? जब डेड ऑर्गेनिज्म हो। तो इसका मतलब है कार्बन 14 कम होना शुरू हो जाता है डेड ऑर्गेनिज्म में। तो हमारे पास हम अगर पता चला लें कि कार्बन 14 की कंसंट्रेशन जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशो क्या है और डेड में क्या है, तो हम उसके फ़र्क से अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी एज का। हम कहते हैं, यहाँ से आप देखें कि ड्यू टू द डिके ऑफ कार्बन 14, तो कार्बन 14 के डिके की वजह से ऑर्गेनिज्म में इसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, तो ये रेशो भी कम हो जाती है। यानी ये रेशो क्या है? कार्बन 14 ऊपर है और कार्बन 12 नीचे है, तो ये रेशो कम हो जाएगी। हाफ लाइफ जो है कार्बन 14 की जो पता चलाई गई है वो है 5760, यानी 5760 साल है। ये अच्छा खासा एरिया है, अच्छा खासा अरसा है। तो इसमें हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एज क्या थी ऑर्गेनिज्म की। अब जो लिविंग बॉडी है, जब वो डाई कर गया, तो हम इसमें इक्वेशन के ज़रिए कार्बन 14 की कंसंट्रेशन के फ़र्क से एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इक्वेशन ये डिके कांस्टेंट वाली ये इक्वेशन जो हमने शुरू में ड्राइव की थी, इसमें जो एन है, जो कैपिटल एन है, ये कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशो है डेड ऑर्गेनिज्म में, और एन नॉट जो है ये जिंदा ऑर्गेनिज्म में कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशो है। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज हम ऐसे करते हैं कि इसका हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो नेचुरल लॉग लेते हैं तो लैम्डा की ये वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, तो उसमें हमने काइनेटिक्स जहाँ पे स्टडी की थी वहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू निकाली थी। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम टी हाफ लाइफ लिखते हैं कार्बन 14 की। तो इस फर्दर इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हम टी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये टी हाफ लाइफ और डिवाइडेड बाय 0.693, और यहाँ पे एल एन आ जाता है कार्बन 14 और कार्बन 12 रेशो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कार्बन 14 और कार्बन 12 रेशो डेड ऑर्गेनिज्म में। लेकिन यहाँ पे कार्बन 12 तो कांस्टेंट रहता है, चाहे लिविंग हो या डेड हो, वो तो चेंज नहीं होता। तो हम कार्बन 14 कार्बन 12 को कार्बन दोनों को काट देते हैं, जो चेंज होने वाली चीज़ है वो कार्बन 14 है। तो हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन डेड ऑर्गेनिज्म। तो हमने ये रिलेशन को फर्दर मॉडिफाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो कार्बन 14 है उसकी डिके से हम काउंट एक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्बन 14 की एक्टिविटी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी एक्टिविटी क्या है और डेड ऑर्गेनिज्म में उसकी एक्टिविटी क्या है। इसे एक्टिविटी को बोलते हैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, DPM, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो हम यहाँ पे अमाउंट की बजाय एक्टिविटी का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इसकी एक्टिविटी है वो क्या है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर मिनट क्या है, और डेड ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन का कार्बन 14 के वो क्या है। तो ये इक्वेशन डी बन गई हमारे पास। हम डी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, तो हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये टाइम जो है ये हमें उसकी एज के बारे में बता देगा। नेक्स्ट ये है कि हम रॉक्स, जो हमारे पास रॉक है, ज़मीन के ओर्स हैं, ज़मीन में पाई जाने वाली ओर्स हैं, तो हम या चट्टान है कोई, तो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है, यानी उसकी एज क्या है। तो हमारे पास ये यूरेनियम 238 और यूरेनियम 238 और लेड 206 इसकी एक रेशो होती है, फास्ट रेशो। तो ये हम कहते हैं कि जो पत्थर हैं या पहाड़ हैं तो उनमें ये रेशो मौजूद होती है।
हम कहते हैं कि लेड 206 कैसे बना, ये यूरेनियम 238 डिके होता है। ये शुरू में पहले टॉपिक में मैंने ये बताया था कि यूरेनियम 238 जब डिके होता है तो लेड 206 कैसे बनता है, उसमें कितने अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, कितने बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, वो पहला टॉपिक था गालिबा। तो वहाँ पे ये बात हमें पता चली थी कि यूरेनियम लेड में जा रहा है, और ये यूरेनियम 238 206 लेड में जा रहा है। कौन कौन से पॉसिबल पेयर्स होते हैं जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है, तो उसमें एक लेड वाला, ये वाला 206 वाला भी शामिल था। अगर जो हम चट्टान है या स्टोन्स हैं या रॉक है, जो भी है, तो उसके अंदर हम ये रेशो पता करते हैं। हम कहते हैं कि ये लेड जो आया है ये यूरेनियम 238 के डिके की वजह से आया है। यानी ये जो लेड है ये यूरेनियम से ही बना है, ये खुद से मौजूद नहीं था, बल्कि यूरेनियम 238 डिके किया और फिर ये लेड बना 206। तो हम इस चीज़ को सपोज करते हुए हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो फिर जो प्रेजेंस है हम देख लेते हैं कि जो इस वक्त चट्टान मौजूद है जो आपके सामने है, उसमें यूरेनियम 238 और लेड 206 के जो आइसोटॉप्स हैं उनकी रेशो क्या है, आपस में रेशो क्या है। तो इसका ये मतलब था कि अगर हम कहते हैं कि 50 एटम यूरेनियम 238 के हैं तो 30 एटम लेड 206 के हैं, तो ये 30 एटम यूरेनियम के एटम से बने हुए हैं, तो मतलब इसके जो इनिशियली एटम थे वो 80 थे। अब उसमें से 80 में से 30 जो है वो लेड बन गए और 50 अभी मौजूद है। तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम यूरेनियम की हाफ लाइफ की तरफ चले जाते हैं कि यूरेनियम की हाफ लाइफ क्या है। ये डिके यूरेनियम 238 लेड 206 में हो रहा है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है जो इस वक्त आपके सामने है यूरेनियम 238 की, तो उससे हम यही इक्वेशन दोबारा इस्तेमाल करेंगे, एन नॉट को और ई माइनस लैम्डा। अब डिसइंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है लैम्डा, वो हम यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे 238, और टी यहाँ पे टाइम है, डिके का टाइम है। तो हम यहाँ पे जो उसकी लाइफ है उसका टाइम है, यानी कि ओरिजिनली वो लाइफ उस फोटोन की क्या होगी, तो वो हम स्मॉल टी को बोलेंगे। यहाँ हम क्या लिखते हैं, एन ओवर एन नॉट ई माइनस लैम्डा 238 टी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और टाइम को हम अलहदा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एन है ये वो वाली अमाउंट है जो इस वक्त मौजूद है यूरेनियम 238 की कहाँ पे, स्टोन के अंदर, और एन नॉट जो ओरिजिनली मौजूद थी। यानी हम जैसे बात कर रहे थे कि टोटल 80 मालिक्यूल थे, 80 एटम थे, तो इसके 30 एटम हैं, तो 50 अभी मौजूद हैं। तो ये तो शुरू में 80 थे, जो 80 शुरू में थे उसको हम एन नॉट लिखते हैं। इस तरह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके पास जो स्टोन है उसकी एज क्या होगी, ये इक्वेशन से। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स रेडिएशन के। उसमें किसी भी रेडिएशन को हम देखते हैं कि बायोलॉजिकली उसके ऊपर क्या असर अंदाज हो रहा है, यानी हमारे ऊपर, लेट्स सपोज हम कहते हैं इंसानों के ऊपर रेडिएशन का क्या असर हो रहा है। रेडिएशन चूँकि एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है तो हमें अगर ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही है तो वो हमें नुकसान भी पहुँचाती है। हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ रेडिएशन, सबसे पहले हमें ये देखना है कि रेडिएशन किसी भी सोर्स की हो तो उसकी ख़ास यूनिट होती है। हम कहते हैं कि जो बैकरल यूनिट है ये एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में अगर एक डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो हम बैकरल बोलते हैं। क्यूरी कहते हैं, हम कहते हैं कि एक सेकंड में, ये बड़ी यूनिट है, 3.7 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन हो रही है, तो हम इसे क्यूरी बोलते हैं। फिर हम कहते हैं कि रेडिएशन का जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है वो क्या होगा, उसको हम डोज का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल डी। अब डोज डोज क्या चीज़ है, डोज वो वाली एनर्जी है जो बॉडी एब्जॉर्ब करता है पर यूनिट मास, यानी जूल पर केजी। जूल पर केजी जो अमाउंट कोई भी बॉडी रिसीव कर रहा है उसको हम डोज कहते हैं। डोज की मुख्तलिफ यूनिट हैं जो इस्तेमाल होती हैं, जिसमें से पहली यूनिट हम ग्रे बोलते हैं, ये डोज की यूनिट है। अच्छा, ये जो क्यूरी और बैकरल थी ये रेडिएशन की यूनिट थी, और ये डोज की यूनिट है। डोज का फार्मूला है एनर्जी पर यूनिट मास, यानी एनर्जी को हम जूल में इंडिकेट करते हैं और मास को किलोग्राम में। तो 1 जूल पर केजी जो है दैट इज इक्वल टू 1 ग्रे।
जो कि टिश्यू या गोश्त हम जैसे कि बोलते हैं, तो वो रिसीव करता है किसी भी किस्म का जो टिश्यू है, चाहे वो किसी सेंसिटिव ऑर्गन का टिश्यू है या स्किन का टिश्यू है, तो जो डोज रिसीव कर रहा है वो 1 जूल पर केजी जो है उसको हम 1 ग्रे बोलते हैं। एक और यूनिट है इसकी डोज की ही दूसरी यूनिट है जिसे हम रेड बोलते हैं। ये होती है कि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब बाय बॉडी टिश्यू फ्रॉम रेडिएशन से जो एनर्जी, इसका ये एब्रीवेशन है रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी। Also measure the amount of energy absorbed by body tissue from radiation। ये 1 रैड जो है ये इक्वल है 0.01 ग्रे के, यानी इनका आपस में एक रिलेशन है। फिर हम ये कहते हैं कि जो इक्विवेलेंट डोज, एक नई टर्म आ जाती है इक्विवेलेंट डोज। हम ये कहते हैं कि रेडिएशन जो होती है वो हर जिस्म के हर हिस्से पर एक जैसा इफेक्ट नहीं देती। जैसे हम कहते हैं आंखों पे जो न्यूट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आंखों पे ना, आंखों को अगर न्यूट्रॉन मिलते हैं तो आंखें तबाह होती हैं बहुत जल्दी। इसी तरह जिगर के ऊपर या हार्ट के ऊपर जो रेडिएशन का असर है वो ज़्यादा नुकसानदेह है स्किन बनस्बत इसके कि दूसरी स्किन की नस्बत। तो हम ये देखते हैं कि ये रेडिएशन किस सोर्स से आ रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब एक्सरे से आ रही हैं, गामा रे से आ रही हैं, या फिर वो अल्फ़ा पार्टिकल हैं। तो कौन सी रेडिएशन है, या आपने देखा है कि अल्फ़ा रेडिएशन जो होती है ये बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन दे देती हैं, तो इसका मतलब अल्फ़ा ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर हम कहते हैं कि बीटा जो है वो नुकसानदेह हैं। फिर ये एक्स-रेज़ जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो ये मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो है इस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और बॉडी जो है वो कितने किस हिस्से पे जो है वो डोज़ को एब्ज़ॉर्ब कर रही है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम फिर डोज़ को थोड़ा-सा बेहतर बनाने के लिए हम इक्विवेलेंट डोज़ का इस्तेमाल करते हैं। इक्विवेलेंट डोज़ जो है उसमें हम ये करते हैं, ये मल्टीप्लाई का फैक्टर था जो यहाँ पे जो है ना ये स्टार बना हुआ नज़र आ रहा है, ये मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो हम यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं, डोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस से। तो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जो है मुख्तलिफ रेडिएशंस के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। इसकी जो यूनिट होती है इक्विवेलेंट डोज की वो सीवर्ट इस्तेमाल होती है, और बाज़ जगह पे ये रीन भी इस्तेमाल होती है। रीन थोड़ी पुरानी यूनिट है, तो जो रोंटगन इक्विवेलेंट मैन ये उसका एब्रीवेशन है, और ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो जो है ये सीवर्ट इस्तेमाल होती है। तो ये सीवर्ट और रीन ये इक्विवेलेंट डोज की यूनिट है। ग्रे और रेड जो है ये डोज की यूनिट है, और दूसरी जो पीछे हमने पढ़ी थी क्यूरी जो थी वो रेडिएशन की यूनिट थी। जैसे बैकरल या क्यूरी है वो रेडिएशन की यूनिट है। फिर हमने डोज की 2 यूनिट पढ़ी, वो क्या थी? वो थी आपके पास जो रेड है और ग्रे, रेड और ग्रे। रेड और ग्रे जो थी वो डोज की यूनिट है, और इक्विवेलेंट डोज की जो यूनिट है वो सीवर्ट और रीन। अब ये देखें एक्स-रे या अल्फ़ा पार्टिकल हैं, इनके लिए रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जो है वो आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए 1.7 यानी अच्छा खासा है, और न्यूट्रॉन के लिए जो है या प्रोटॉन के लिए अगर हम बॉडी के ऊपर इसे देख रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसे आँखों पे देख रहे हैं तो फिर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मुख्तलिफ रेडिएशंस का बॉडी के ऊपर क्या असर है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र जब हम रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जब हम न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को देख रहे हैं बॉडी के लिए तो हम रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जो है वो 10 ले रहे हैं, लेकिन अगर हम आइज़ के लिए देख रहे हैं तो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस हम 30 ले रहे हैं, यानी डोज़ फिर 30 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये अच्छा खासा इम्पैक्ट देगी, इक्विवेलेंट डोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तब भी बढ़ेगी, 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1.7 से फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि ये मिली सीवर्ट जो है ना ये इक्विवेलेंट डोज़ की एक यूनिट है। अभी हमने देखा कि जो 1 सीवर्ट है ये 100 रीन के इक्वल है, और 1 सीवर्ट 1 ग्रे मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस के भी इक्वल है।
तो 100 रीम के इक्वल है 1 सीवट। तो हम मिली सीवट 10⁻³ की बात करते हैं। अगर आप टीवी देखते हैं 1 साल तक तो 10 मिली सीवट डोज जो है रेडिएशन की लेते हैं। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन की जो रेडिएशन है वो तकरीबन 10 मिली सीवट जो है उसकी भी 10 है। अगर आप चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं तो 200 मिली सीवट एक एक्सरे से आप ये रेडिएशन ले लेते हैं, जो कि अच्छी खासी है। तो इसकी जो अलाउड एक्सरेज हैं वो 13 to 14 आप एक्सरे जो हैं चेस्ट के करवा सकते हैं 1 साल के अंदर। तो फिर ये उसी आपकी जो लिमिट है उसके अंदर रहते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा एक्सरे करवाते हैं तो फिर जो है वो जो रेडिएशन सिकनेस है वो शुरू हो सकती है। जो ब्रिक हाउस है, रेडान गैस जो है ये हर वक्त ब्रिक हाउस में इंटों में मौजूद होती है, तो वहाँ से भी आप रेडिएशन लेते हैं। ये 750 मिली सीवट आप 1 साल के अंदर जो है वो रेडिएशन लेते हैं। और जो आप 1 महीने तक यूरेनियम की जो माइंस हैं वहाँ पे काम करते हैं, 1000 मिली सीवट रेडिएशन मिलती है आपको। और अगर ये जो है आप जो टिपिकल डोज रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी जिसमें हम सूरज से भी रेडिएशन ले रहे हैं और इर्द गिर्द से भी रेडिएशन पूरे साल में हम तकरीबन लेते हैं 2500 मिली सीवर्ट है। और जो मैक्सिमम अलाउड डोज है जो कि रेडिएशन की जो है वर्कर को जो रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं वो 50,000 मिली सीवर्ट तक वो डोज ले सकते हैं। इसके बाद एक रोंटगन जो है इसको बताया गया कि रोंटगन क्या है। ये बेसिकली रेडिएशन की यूनिट है, यूज्ड टू मेजर द न्यूक्लियर रेडिएशन इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट प्रोड्यूसेस। अब अगर हम इस रेडिएशन को हवा में से गुजारें तो ये इतने आयन पेयर पैदा होंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ आयन पेयर्स, इसको हम 1 रोंटगन कहते हैं। 1 मीटर क्यूबिक का जो वॉल्यूम है ड्राई एयर का उसमें इतने अगर आयन पैदा हों तो दैट इज कॉल्ड 1 रोंटगन। और इतनी रोंटगन की जो प्रोड्यूस होने वाली जो रेडिएशन इतने पेयर्स प्रोड्यूस कर रही है 1 रोंटगन, दैट इज इक्वल टू रीम रोंटगन इक्विवेलेंट मैन। अगर ये जो टिश्यू के ऊपर जो असर कर रहे हैं, ये टिश्यू के ऊपर ये रेडिएशन असर कर रही है, कितनी रेडिएशन 1 रोंटगन की रेडिएशन टिश्यू के ऊपर जो असर कर रही है तो हम उसे 1 रीम बोलते हैं। 1 रीम इज द क्वांटिटी ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन that does as much as damage to human tissue as 1 Rontgen of high voltage X-rays। यानी हाई वोल्टेज से एक्सरे से जो 1 रोंटगन आप देख सकते हैं उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो जितना असर इंसान के ऊपर अगर उतना असर आए तो उसे हम 1 रीम बोलते हैं। अगर ज़्यादा अरसे तक रेडिएशन का इफेक्ट रहे तो ये कैंसर भी कर सकती हैं और डीएनए म्यूटेशंस भी कर सकती हैं, जिससे फिर जेनेटिक जो है एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस जो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो उससे तो कोई जो है आप इसमें वेंटिलेशन से बच सकते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड रेडिएशन को कम करके। बंद जो घर होते हैं ईंटों वाले बंद घर, वहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशन ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप वहाँ पे वेंटिलेशन कर दें, यानी वहाँ पे किसी किस्म की वेंटिलेशन का इस्तेमाल कर दें, जैसे आप एग्जॉस्ट लगा दें, तो फिर जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं वो कम हो सकती हैं। तो एवरेज जो एक्सपोजर है 1 साल में तकरीबन ये 0.1 रीम है। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल जो आपको अलाउड डोज है 1 साल में वो 0.5 रीम तक है। ये एक लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि हम रेडिएशन डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी को ज़्यादा दिलचस्पी है तो इस लिंक को देख के आप मज़ीद इसमें से चीज़ें सीख सकते हैं। अब रेडिएशन सिकनेस भी होती है। ये रेडिएशन जो है ये पूरे बॉडी के ऊपर असरअंदाज होती है। तो हम कहते हैं कि अगर हम 25 रिंग 1 साल में ले रहे हैं तो ये आप डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसमें किसी जगह से एक जगह से अगर 100 रिंग आपके ले रहे हैं रेडिएशन, तो ये व्हाइट ब्लड सेल काउंट को जो है वो रिड्यूस करेगी। 100 रिंग से ज़्यादा है तो ये क्या है, ये नाज़िया, वॉमिटिंग, ये व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर असरअंदाज होगी। अगर 300 रेंज से ज़्यादा है तो फिर ये डायरिया, हेयर लॉस और इन्फेक्शन अच्छा खासा जो है वो हो सकता है। तो ये कोई रेडिएशन सिकनेस है जो कि एक तरफ की जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब मैं यहाँ पे यूज़र 24 हैं, एक बार फिर अटेंडेंस ले लें। तो
अब आपका पेपर ही है सामने आपके, तो आप उसकी तैयारी करें। तो मैं ये स्लाइड्स आपको भेज देता हूँ। ये 132 यानी 132 स्लाइड्स हैं, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हैं। मैग्नेटो केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं जो आपको लिखवाए हुए हैं, और इसी तरह से लैंथेनाइड की थोड़ी सी स्लाइड है। लैंथेनाइड का बहुत छोटा सा था, मतलब आप समझ लें कि कुछ चंद चीज़ें थी। एक्टिनाइड्स की भी बहुत कम चीज़ें थी। तो अब आपने बस तैयारी करनी है और पेपर देना है, अच्छा सा पेपर देना है, ताकि आपको के अच्छे नंबर जो हैं वो आ सकें। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, मुझे बता दें, मैं माइक भी खोल दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है किसी भी किस्म का आपके ज़हन में है तो आप बताएं, मैं माइक भी खोलूंगा, आप बोल सकेंगे। हाफजा निमरा परवीन, सर हमें असाइनमेंट दे दें। टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो डबल ना करें। अच्छा, और कोई? रीबा जवेद भी यही कहती है, और कोई कुछ और? आप बता दें, टाइप आप ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो समझ कोई नहीं आएगी फिर आगे। आप कोई बंदा बताए जिसका नाम मैं इसे उसका माइक खोल दूं। मेजॉरिटी यही चाहती है, ठीक है। टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो डबल ना करें। आयशा बीबी, सुमैया इलियास चौधरी, सर आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे ही लेक्चर इम्पोर्टेंट है, हर लेक्चर से कुछ ना कुछ आएगा, तो आप ये ना समझिए। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सारे सिलेबस की पेपर में, तो आपको तैयार ज़्यादा करना पड़ेगा। चीज़ें पूछी होंगी आपको, टेस्ट से अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। जो पहला टेस्ट था तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो जो पढ़ाया है तो चीज़ें आएंगी, लेकिन सिर्फ ये बता दूं कि एक क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, तो ए और बी। तो एक पार्ट जो है वो आपस में सेम यूनिट से मुश्किल ही हैं। सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम यूनिट से हैं, बाकी मिक्सिंग है जी। पेपर बन चुका, मिक्सिंग हो गई, अब मिक्स वाला सवाल ना करें। अब ये तो मुमकिन नहीं है ना। पेपर बन चुका, जमा हो गया, आगे चला गया, अब आपने देना है। सिर्फ ये बता रहा हूँ, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मिक्सिंग नहीं है। एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूरा एक क्वेश्चन है 20 नंबर का, और एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 20 नंबर का। आगे कोई नई बात करें, शाबाश। जी बताएं, मैं जो माइक है किसका खोलूं ताकि कोई बोल सके। अरीज मुस्तफ़ा, अरीज मुस्तफ़ा, आपके नंबर हैं कितने? असल में जब आपने टाइम मैनेज, ऐसे होता है ना कि आप गैर जरूरी चीजें लिखती हैं। जब आप एक सवाल आपसे पूछा गया है तो आप उस पर कहानी ना लिखें, जो पूछा गया है जस्ट वो बताएं। यानी आप उसका जवाब एक लाइन में भी दे सकते हैं और एक पेज पे भी। तो अगर आप एक लाइन में देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कम तो नहीं मिलेंगे। तो आपने मैनेज टाइम आपने करना होता है। जो टेस्ट में क्वेश्चन थे वो आसान थे और छोटे थे। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, भले गलत या सही वो एक दूसरी बात है। तो लेकिन अटेम्प्ट सबने, कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो आपके लिए भी ये था कि आप जो है उसे मैनेज करना था आपने,
कि गैर ज़रूरी आपने चीज़ें नहीं लिखनी, जस्ट जो पूछा गया है वो लिखना है। तो उसमें आपने टाइम के हिसाब से ही पेपर हमेशा होता है। तो बाकी आगे अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ ना कोई हल निकालते हैं। आप जो कह रही हैं, आप लोग जो कह रहे हैं कि हमें असाइनमेंट चाहिए दूसरी, तो मैं देखता हूँ इस चीज़ को। और कोई बात करें, नई बात इसके अलावा। टेस्ट की तरह के क्वेश्चन होंगे पेपर में, ज़ाहिर बात है टेस्ट की तरह टेस्ट वाले क्वेश्चन तो नहीं होंगे। तरह के क्वेश्चन ज़ाहिर, जहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाई वहाँ थ्योरी आएगी, जहाँ कोई न्यूमेरिकल टाइप पढ़ाया न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है इस स्लाइड्स में से होगा। स्लाइड्स के बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ नोमेनक्लेचर बाहर से आ सकती है, वो स्लाइड्स में आपको ना मिले वो बाहर से आ सकती है, बाकी कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। ना मैग्नेटो का, ना न्यूक्लियर का, ना कहीं और कहीं, ना लेंथेनाइट का, ना एक्टिनाइट्स का, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी सारा अंदर से ही होगा, सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है, वो आप लोगों को थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। जी फरमाएं, कोई और बात, कोई नई बात करें आप लोग। हरीबा जावेद, असाइनमेंट के अलावा कोई बात करें ना। अगर मैंने असाइनमेंट देनी हुई तो वो सदाम के पास पहुंच जाएगी। लेक्चर अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आप माशाल्लाह जो है वो खुद भी इंटेलिजेंट है। तो फार्मूला जो है वो बड़ा सिंपल सा मैंने बताया था, लेकिन चीज़ें आपने ये देखनी है कि कितने बॉन्ड कोई लिगेंड बना रहा है। तो वो लिगेंड वाले बॉन्ड जो है वो आपने देखना है, तो उतने इलेक्ट्रॉन डोनेशन आ रही है। तो मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसमें से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन माइनस करने होते हैं, और जो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो प्लस करने होते हैं। बड़ा सिंपल है, फार्मूले तो उसके बहुत से हैं। तो सिंपल ये है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर एथिलीन डाइअमीन है तो एक लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, क्योंकि वो 2 बॉन्ड बनाता है। इसी तरह ईडीटी है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन गालवन डोनेट कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो हमें आपको ये देखना होगा कि कहाँ पे कौन सा लिगेंड जो है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, वो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर देने हैं। तो माइनस उसमें से सिर्फ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हुए जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है उतने ही माइनस करने हैं। जैसे मेटल के अपने 29 इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो 29 -2, तो पीछे क्या बचा, 27। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो मेटल के पास है। अब लीगेंड से वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हम कहते हैं कि लीगेंड 3 है। अब ये भी देखना है कोई लीगेंड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं डोनेट कर रहा। अगर तीनों के तीनों एथिलीन डायमीन है, इसका मतलब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इन दोनों को आपने प्लस कर देना तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल आएगा, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन लिगेंड जब एथिलीन डायमीन है, अब फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक लिगेंड जो है वो अगर 3 है, एक लिगेंड जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 3 4 12। लेकिन अगर कोई और लिगेंड है, सिंगल मतलब मोनोडेंटेट वाला लिगेंड है, तो फिर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मोनोडेंटेट भी हैं और
बाइडेंटेट वाले भी हैं, तो अलग अलग सबको कर लें। आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड लिख दें, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दें, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप डायरेक्ट इनको टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड लिख दें। तो आप देख लें आपने कितने इलेक्ट्रॉन, मसलन हम कहते हैं कि इसमें एथिलीन डायमीन भी है, क्लोरीन भी है। तो एथिलीन डायमीन अगर हम कहते हैं 2 है, तो क्लोरीन जो है वो 3 है, तो क्लोरीन का 6 आ जाएगा। क्लोरीन हम कहते हैं 2 है, 2 क्लोरीन है, तो 8 इधर से आ जाएगा और 2 क्लोरीन मतलब है तो 4, वो फिर 12 हो जाएंगे। तो फिर जो है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में ऐड होंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बन जाएगा। और कोई बात? बहुत सिंपल है फार्मूला। आपने ये नहीं, मैं किसी के फार्मूले की वजह से नंबर शंबर नहीं काटता। अगर आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के जो इलेक्ट्रॉन है वो सही लिख दिए हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सही निकाला है, तो ओके है, उसको नंबर पूरे मिलते हैं। फार्मूला आपने जस्ट ये मैंने 2 बातें बता दी हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन जो उसकी हुई है वो माइनस करने हैं और फिर ऐड कर देने हैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आप मुख्तलिफ तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वो आप देख लें, ये मेटल आप लगाएं, इसके गिर्द देखें बांड कितने बन रहे हैं। तो जितने बांड बनेंगे, एक बांड 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी करता है। जितने बांड बनेंगे उसको 2 से ज़रब दे दें तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और कोई बात? शाबाश। जी कोई नहीं है और बात? ठीक है जी, आप लोग बिल्कुल ही खामोश हैं, कोई बंदा कुछ नहीं है। ओके जी, फिर खुदा हाफिज। बंदा आमिर नवाज साहब को याद आ गया। आमिर नवाज है किधर? इसका माइक खोल देते हैं। जी बताएं जी, आमिर नवाज साहब क्या चाह रहे हैं आप? फातिमा बतूल बेग सर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का बता दें। ये तो हो गया जी। ओके जी। आमिर नवाज सर, एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें। क्या बात है ये आपकी, सारे इम्पोर्टेंट है भाई। लेक्चर जो है ना ये सारे आपने तैयार करने हैं। काफी ज्यादा नहीं है, सिलेबस आगे बहुत छोटा सा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो है आप देख लें 40 नंबर के, उसमें से एक 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन है, 10-10 के 2 पार्ट है। लेंथेनाइड में से भी 20 नंबर का, एक्टिनाइड में से 20 नंबर का, लेकिन अलग अलग है, 10 कहीं और है, 10 कहीं और है। और मैग्नेटो केमिस्ट्री में से भी 40 नंबर का है, लेकिन सारा ही अलग अलग है। और इसी तरह से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से भी 40 नंबर का है, एक जगह 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, बाकी 10-10 अलग है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। और बताएं? ठीक है जी फिर। ओके जी, खुदा हाफिज। गुड लक फॉर यू।